केंद्र की मोदी सरकार ने 42 साल पहले आरएसएस पर लगे उस बैन को हटा लिया है जिसमें कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेगा। अगर वो ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर तय नियमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरएसएस पर यह बैन साल 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था, जिसके पीछे एक लंबी कहानी है। हम आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर आरएसएस पर इंदिरा गांधी ने बैन क्यों लगाया था। लेकिन सवाल है कि पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ने अभी तक ये फैसला क्यों नहीं लिया था। अब लेने के पीछे क्या वजह है? क्या ये बात सत्य है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसको रास्ते पर लाने के लिए बीजेपी की तरफ से उठाया गया ये पहला कदम है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कई दौर की बैठकों के बाद भी बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठक की तारीख तय नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। सियासी सांड-पट्टी में आज आरएसएस पर बैन लगाने और उसे हटाने के पीछे की कहानी को डिकोड करेंगे। नवंबर 1966। अभी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने 10 महीने भी नहीं हुए थे और पार्टी भी करीब करीब 2 धड़ों में बटी हुई थी। वो खुद भी अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर अनिश्चितता की दौर से गुजर रही थी। इस दौरान हिंदू संगठनों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन आरएसएस जनसंघ से लेकर विहिप जैसे बड़े हिंदू संगठनों द्वारा संचालित किया गया। आंदोलन धीरे धीरे प्रदर्शन का रूप ले लिया और करीब 1.25 लाख की भीड़ एक सुबह अचानक दिल्ली पहुंच आई। भीड़ ने 7 नवंबर 1966 को संसद का घेराव कर दिया। अखबार द हिंदू के मुताबिक उसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस चल रही थी और मतदान हो रहा था। पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी सांसद संसद के अंदर मौजूद थे। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती थी कि कहीं ये भीड़ हिंसा का रूप न ले ले। सुरक्षा एजेंसियों की शंका तब हकीकत में बदल गई जब भारतीय जनसंघ के सांसद स्वामी रमेश्वरानंद ने भड़काऊ भाषण दे दिया। अनियंत्रित भीड़ संसद की तरफ कूच करने लगी। ये देखते ही देखते संसद का एंट्री गेट बंद कर दिया गया। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ के सबसे आगे तलवारें, भाले और त्रिशूल लिए भगवा वस्त्र पहने साधु थे। स्वामी रमेश्वरानंद के भड़काऊ भाषण से उत्तेजित भीड़ पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए संसद भवन की ओर बढ़ चली। अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और आसपास की सरकारी इमारतों जैसे ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ट्रांसपोर्ट भवन, श्रम भवन और गोल डाक खाना पर पेट्रोल से सने कपड़े फेंके। द ट्रिब्यून के मुताबिक इससे बड़े पैमाने पर नुकसान और विनाश हुआ, इतना कि दोपहर 3 बजे तक संसद मार्ग या कनॉट प्लेस में शायद ही कोई इमारत बची हो जिसमें तोड़फोड़ के सबूत न मिले हों। यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइटों को भी नहीं बख्शा गया। इसके अलावा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज और तत्कालीन केंद्रीय आपूर्ति और तकनीकी विकास मंत्री कोठा रघुराम मैया के घरों पर भी हमला किया गया। इसके बाद सरकारी भवनों और मध्य दिल्ली के आसपास के इलाकों की सुरक्षा में मदद के लिए सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को बुला लिया गया। रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि 1947 के बाद ये पहली बार था जब सेना सड़कों पर गश्त कर रही थी। धारा 144 के तहत 48 घंटे का कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। यूएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में 250 से अधिक निजी कारों और दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया था। 9 नवंबर 1966 को तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस में अपने सहयोगियों द्वारा मांग किए जाने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन 10 नवंबर 1966 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जय सुख लाल हाथी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसके अनुसार गोली लगने से घायल हुए 40 लोगों में से 8 की मौत हो गई, जिसमें एक कांस्टेबल भी शामिल था। उस समय जनसंघ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि गोहत्या के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसक गतिविधियों का सहारा लेने वाले अवांछनीय तत्वों ने पवित्र उद्देश्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कहा जाता है कि आज़ाद भारत में पहली बार था जब संसद पर हमले की कोशिश की गई थी। इसी घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संघ के कार्यक्रमों में किसी भी सरकारी कर्मचारी के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 1966 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए इस्लामी की सदस्यता और सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में सरकार की नीति के बारे में कुछ संदेह उठाए गए हैं, इसलिए ये स्पष्ट किया जाता है कि सरकार ने हमेशा इन दोनों संगठनों की गतिविधियों को
इस तरह की प्रकृति का माना है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनमें भाग लेना केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत आएगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो उपयुक्त संगठनों या उनकी गतिविधियों का सदस्य है या अन्यथा उनसे जुड़ा हुआ है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। हालांकि अब सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 9 जुलाई को जारी एक कार्यालय ज्ञापन साझा किया है, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी के संबंध में कहा गया है। दस्तावेज में इस विषय पर पहले जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों का उल्लेख किया गया है, जो 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को जारी किए गए थे। कांग्रेस नेता द्वारा साझा किए गए दस्तावेज में कहा गया है कि उपयुक्त निर्देशों की समीक्षा की गई और विवादित ज्ञापन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटाने का निर्णय लिया गया। आरएसएस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अपने राजनीतिक हितों के चलते सरकार ने उस समय सरकारी कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने से बेबुनियाद तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार का वर्तमान निर्णय उचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। रमेश ने आगे लिखा कि 1966 में सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही भी था। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आ गई है, लिहाजा 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। फिलहाल आज इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।